कभी सोचा है, एक इतनी खूबसूरत जगह जिसे धरती का स्वर्ग कहा गया, आज खून, साजिश और बारूद से क्यों जानी जाती है? क्या यह सिर्फ 370 का मसला है या इसकी कहानी 1947 से भी पहले शुरू हो चुकी थी? सच तो यह है कि कश्मीर की असली लड़ाई आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसे इतिहास की किताबों में दबा दिया गया। भारत की आजादी की लड़ाई जोर पकड़ रही थी, लेकिन कश्मीर वो एक रियासत थी जहां डोगरा राजा हारी सिंह का राज चलता था। ब्रिटिश एम्पायर ने कश्मीर को रियासतों की कैटेगरी में डाला था, यानी आजादी के बाद यह डिसीजन राजा पर छोड़ा गया कि वो इंडिया या पाकिस्तान में से किसके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन राजा हारी सिंह ने कोई फैसला नहीं लिया। उनकी मंशा थी कश्मीर एक इंडिपेंडेंट नेशन बने। उधर पाकिस्तान को लगने लगा कि यह मौका है कश्मीर को छीनने का, और उन्होंने एक प्लान बनाया, कबायली हमले का। 22 अक्टूबर 1943 को ट्राइबल मिलिटेंट्स ने पाकिस्तान की मदद से मुजफ्फराबाद में घुसपैठ की और शुरू हुआ कश्मीर का सबसे बड़ा घाव। राजा हारी सिंह डरे और उन्होंने इंडिया से मदद मांगी, लेकिन सरदार पटेल और नेहरू ने शर्त रखी, पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो, तभी सेना भेजी जाएगी। 26 अक्टूबर 1945 कश्मीर ऑफिशियली भारत का हिस्सा बना। 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी श्रीनगर पहुंची और एक जंग शुरू हुई। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, यूनाइटेड नेशंस की एंट्री। पाकिस्तान यह मुद्दा यूएन में ले गया और 1 जनवरी 1948 को इंडिया ने भी यूएन में केस फाइल कर दिया। यूएन रेजोल्यूशन आया जिसमें कहा गया कि कश्मीर में जनमत संग्रह प्लेबिसाइट होगा। लेकिन सवाल यह था, क्या पाकिस्तान पहले अपने सैनिक हटाएगा? क्योंकि शर्त थी, दोनों देश अपनी फौजें हटाएंगे, फिर लोगों से पूछा जाएगा। पाकिस्तान ने नहीं हटाई। इंडिया ने साफ किया, जब तक पाकिस्तान विथड्रॉ नहीं करता, जनमत संग्रह नहीं होगा। 1950 आते आते कश्मीर का इश्यू इंटरनेशनल बन चुका था। इंडिया ने कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देकर आर्टिकल 370 लागू किया। इसका मतलब था कश्मीर को एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग और ऑटोनॉमी दी गई। लेकिन नेशनलिस्ट्स पूछने लगे, क्या यह कदम इंडिया को तोड़ नहीं रहा? तभी 1923 में नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कराया। उन्होंने यह शक जताया था कि शेख कश्मीर को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। कश्मीर में विरोध भड़क उठा और धीरे धीरे यह मामला इंडिया के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। कश्मीर की असली कहानी, जिसे हमें कभी बताया ही नहीं गया, द राइज ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर, 1965 से 1999 तक, यह हिस्सा और भी ज्यादा डार्क है और सच्चाई रूह कंपा देने वाली। जब कश्मीर में घुसी गोलियां, बारूद और डर 1965 से 1999 तक, 1950s में यूएन के रेजोल्यूशंस, 1960s में कोल्ड वॉर और अब 1970s से शुरू होती है एक नई लड़ाई, जहां ना टैंक थे ना सेनाएं, सिर्फ डर था, गन थी और नकली जिहाद। पाकिस्तान जान चुका था, इंडियन आर्मी से जंग नहीं जीती जा सकती। अब लड़ाई जमीनी नहीं, आतंकी दिमागों से लड़ी जाएगी। साल था 1965। पाकिस्तान ने एक नया प्लान बनाया, ऑपरेशन जिब्राल्टर। इस बार मकसद था आम कश्मीरी लोगों को भड़काना, उन्हें यह यकीन दिलाना कि वो भारत से आजादी पा सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के साथ कई डिस्गाइज्ड सोल्जर्स कश्मीर में घुसे, बिना वर्दी, हथियारों के साथ और प्रोपेगेंडा के साथ। लेकिन इस बार भी इंडिया प्रिपेयर्ड था। इंडियन आर्मी ने काउंटर अटैक शुरू किया और इंडो पाक वॉर 1965 ऑफिशियली शुरू हो गया। 17 दिन तक चली लड़ाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और आखिर में आया ताशकेंट अग्रीमेंट। लेकिन पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा। सिर्फ 6 साल बाद 1971 में फिर से हमला। इस बार मुद्दा था ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। इंडिया ने 3 देशों की फौज को धूल चटा दी और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। पाकिस्तान को अपमान का घूंट पीना पड़ा और वहीं से पैदा हुआ आईएसआई का सबसे डार्क चेहरा। अब आया 1980s का दशक, जहां सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर जिहादी ग्रुप्स को ट्रेन करना शुरू किया। वेपन्स, मनी और आइडियोलॉजी, सब कुछ आईएसआई और सीआईए के जरिए कश्मीर की ओर मोड़ दिया गया। 1987 में कश्मीर में हुए असेंबली इलेक्शंस ने एक और आग में घी डाल दिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का गठबंधन हार गया, लेकिन पूरा कश्मीर चिल्ला उठा, धांधली हुई है।
इस हार के बाद यूसुफ शाह और मोहम्मद यासिन मालिक ने बंदूक उठाई और जन्म हुआ एक नए नाम का हिजबुल मुजाहिदीन। आईएसआई को अब अपना मौका मिल गया था। 1990, एक ऐसा साल जो कश्मीर की आत्मा को तोड़ देने वाला था। कश्मीर में शुरू हुआ सुनियोजित नरसंहार। टारगेट थे कश्मीरी पंडित्स। रातों रात मस्जिदों से ऐलान होने लगे, या तो इस्लाम कबूल करो या कश्मीर छोड़ो या मर जाओ। कई पंडित्स की हत्या कर दी गई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और पूरा समुदाय पलायन पर मजबूर हो गया। लगभग 3.5 लाख कश्मीरी पंडित्स ने अपने घर छोड़े और शरणार्थी बन गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, मेन स्ट्रीम मीडिया और इंटरनेशनल बॉडीज चुप थीं। इंडिया ने AFSPA आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू किया और हजारों जवान भेजे गए कश्मीर में। लेकिन स्थिति और बिगड़ती चली गई। पाकिस्तान ने एक नई रणनीति अपनाई, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। उन्हीं जिहादी ग्रुप्स को जो पहले अफगानिस्तान में लड़ते थे, अब कश्मीर भेजा जाने लगा। 1919 करगिल वॉर, पाकिस्तान आर्मी और आतंकियों ने मिलकर इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ की। टाइगर हिल, टोलोलिंग, बटालिक जैसे पहाड़ों पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस बार इंडिया ने उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा जवाब दिया। इंडियन आर्मी ने पहाड़ चढ़कर दुश्मन को नीचे फेंका। करगिल में शहीद हुए हमारे जवानों की कहानियां आज भी दिल दहला देती हैं। इस पूरे दौर में कश्मीर का मतलब बदल गया था। अब यह सिर्फ एक भूमि नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल पॉन, एक प्रॉक्सी वॉर जोन और एक ह्यूमन ट्रेजेडी बन चुका था। अब तक आपने देखा कैसे कश्मीर एक लड़ाई में बदल गया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब एक सरकार ने आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए हटा दिया। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई तो कई बड़े मुद्दों में से एक था आर्टिकल 370 को हटाना। यह वो आर्टिकल था जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग, और कुछ मामलों में इंडिया के कानून लागू नहीं होते थे। मोदी ने चुनावों में वादा किया था 370 हटेगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह इतना बड़ा फैसला इतने चुपचाप और तेजी से लिया जाएगा। 5 अगस्त 2019 संसद में होम मिनिस्टर अमित शाह ने बिल पेश किया, आर्टिकल 370 को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव। पूरा विपक्ष सन्न रह गया, क्योंकि कश्मीर में कर्फ्यू, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और पॉलिटिकल लीडर्स की गिरफ्तारी पहले ही शुरू हो चुकी थी। मोबाइल, इंटरनेट, टीवी सब बंद था। लीडर्स जैसे फरूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया था। पूरा देश हैरान था और इंटरनेशनल मीडिया भड़क उठी। लेकिन सरकार के पास एक जवाब था। यह फैसला कश्मीर को इंडिया से पूरी तरह इंटीग्रेट करने के लिए जरूरी था। सरकार ने बताया कि 370 एक ऐसी दीवार थी जो कश्मीर को मेन स्ट्रीम इंडिया से जोड़ने नहीं दे रही थी। अब सवाल था, क्या बदला इसके बाद? 1. लीगल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका था और लद्दाख को अलग यूटी का दर्जा मिला। स्टेट असेंबली भंग हो चुकी थी और दिल्ली से सीधे कंट्रोल शुरू हुआ। 2. टेररिज्म पर असर। सरकार का दावा था अब स्टोन पेल्टिंग बंद होगा, आतंकी रिक्रूटमेंट घटेगा और रेडिकलाइजेशन पर लगाम लगेगी। रियल पिक्चर ये थी, 2019-2020 में घाटी में आतंकी घटनाएं थोड़ी घटी, लेकिन 2021 और 2022 में टारगेटेड किलिंग्स फिर शुरू हो गईं। खासतौर पर कश्मीरी हिंदूस और माइग्रेंट वर्कर्स को टारगेट किया गया। 3. कश्मीरी पंडित्स की वापसी। 370 हटते ही सरकार ने ऐलान किया, कश्मीरी पंडित्स के लिए वापसी के रास्ते खोले जाएंगे। रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज का वादा किया गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी, 2022 में भी कश्मीरी पंडित्स ने प्रदर्शन किए क्योंकि टारगेटेड किलिंग्स बंद नहीं हो रही थीं। फ्योर, टूरिज्म और डेवलपमेंट। एक पॉजिटिव पहलू यह था कि घाटी में टूरिज्म बढ़ा। 2022 में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट्स कश्मीर पहुंचे। नई रोड्स, टनल्स जैसे जोजिला और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दिया। 5. डेमोग्राफिक चेंज का डर। कश्मीर की रीजनल पार्टियों ने आरोप लगाया कि अब बाहर के लोग कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं और इससे रीजनल आइडेंटिटी खतरे में है। 2019 के बाद कई लॉज बदले गए, जैसे डोमिसाइल लॉ, जिससे आउटसाइड लोग भी नौकरी और जमीन में एलिजिबल हो गए। अब कश्मीर 2 हिस्सों में बंटा हुआ है।
एक तरफ वो लोग जो मानते हैं कि 370 हटने से भारत मजबूत हुआ, दूसरी तरफ वो जिन्हें लगता है कि कश्मीर की आत्मा कुचली गई। 2023 से 2025 तक का दौर कश्मीर में कई G20 मीटिंग्स, इंटरनेशनल इवेंट्स और मैसिव सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के साथ एक नया नैरेटिव सेट किया गया, न्यू कश्मीर। लेकिन क्या यह सिर्फ सरफेस है, या इसके नीचे अभी भी दर्द, डर और असली हीलिंग बाकी है? कश्मीर की कहानी 75 सालों से लिखी जा रही है, लेकिन अब सवाल यह है, इस कहानी का अंत क्या होगा? शांति, फिर से बंटवारा, या एक और चीखती हुई चुप्पी? 2025 में खड़े होकर जब हम पीछे देखते हैं तो 1947 से लेकर आज तक की टाइमलाइन एक वेदना से भरी साजिश जैसी लगती है। आर्टिकल 370 हट गया, कर्फ्यूज हटे, इंटरनेट बहाल हुआ, लेकिन क्या दिलों के घाव भर पाए? 1. द साइकोलॉजिकल वुंड, जो आज भी खुला है। आज की नई पीढ़ी जिसने सिर्फ सेना देखी है, जो पैदा हुई बंदूकों के साए में, क्या वो कभी विश्वास कर पाएगी कि उनका आने वाला कल सिर्फ किताबों में नहीं, खुले आसमान में लिखा जा सकता है? कश्मीरी मुस्लिम यूथ्स के मन में एक गहरी उलझन है। वो आतंक के खिलाफ भी हैं और मेनलैंड इंडिया से जुड़ने में डरते भी हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स खुल रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस आ रही हैं, लेकिन बच्चों की आंखों में अब भी सवाल हैं, क्या हम नॉर्मल हैं? 2. कश्मीरी पंडित्स, रिटर्न या हमेशा की जुदाई? 2023 में गवर्नमेंट ने पंडित्स के लिए होम्स और जॉब्स की पॉलिसीज बनाई, लेकिन जब 2022 में राहुल भाट जैसे लोगों को टारगेट कर मार दिया गया, तब सवाल उठा, क्या यह वापसी सेफ है? बचपन श्रीनगर में बीता, जवानी जम्मू में और बुढ़ापा दिल्ली में, क्या यही कश्मीरियात है? पंडित्स अब 2 हिस्सों में बंट चुके हैं, कुछ वापस जाने को तैयार हैं, कुछ हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं, और यही है कश्मीर की सबसे बड़ी हार। 3. इकोनॉमी, टूरिज्म से आगे बढ़ेगा कश्मीर? टूरिज्म ने कश्मीर को एक बार फिर न्यूज में पॉजिटिव बना दिया है। 2023-2024 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट्स आए, गुलमार्ग, पहलगाम और सोनमार्ग फिर से चमक उठे। लेकिन क्या किसी क्षेत्र की रियल डेवलपमेंट सिर्फ होटल्स और स्नो से मापी जा सकती है? जॉब्स कहां हैं? यूथ माइग्रेशन क्यों जारी है? क्या आईटी, फार्मा, स्टार्टअप सेक्टर